संदीप आपके पास सवाल लेकर के आता हूँ, अपनी बात तो कहिएगा ही। सवाल यही है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी का वोट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा रंग दिखाएगा ओबीसी का वोट। और ओबीसी का वोट प्रतिशत बड़ा प्रतिशत है, वो ओबीसी पे अभी तक दावेदारी कर रही है बीजेपी। ये बताइए कि मोदी जी ने ओबीसी के लिए क्या किया, और ओबीसी क्या आपको लगता है कि जो रोहिणी कमीशन के माध्यम से या अभी कोटा विदिन कोटा के माध्यम से ओबीसी को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ओबीसी का हकमारी इस आधार पे भी हुआ कि 10% जो है आपने ईडब्ल्यूएस के साथ आरक्षण तय कर लिया बिना मतलब के, जिसकी जगह नहीं थी। और जो 52% के करीब जो है बहुजन है या कहिए जो पिछड़े हैं, उनको 27% में अभी तक लपेटे हुए हो। तो ये इतनी बड़ी बेईमानी ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी के साथ कर रहा है, क्या ओबीसी बीजेपी को वोट करेगा ऐसे हालत में? जी, आप सभी को नमस्कार। और मैं इससे पहले भी मैंने अपना अभिवादन कर दिया था। जसलीन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी चिंता की। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है, क्योंकि याद रखिएगा धनंजय जी कि जब नरेंद्र मोदी जी ओबीसी कब बने हैं, वो मंडल वाली लिस्ट में उनकी जाति शामिल नहीं थी। 1999 में उनकी जाति शामिल हुई और 2001 में वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो मोड़घांची तेली हैं। और धनंजय जी एकदम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस डिबेट के अंत में। एक्चुअली झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह ओबीसी पे ही गाड़ी फंस गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कैसे ये जो जिसे मैं दोगलापन भी कह सकता हूं, अब आप समझिए कि किसका दोगलापन है। अगर इस देश में न्याय व्यवस्था है तो उसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब ओबीसी का रिजर्वेशन लगा मंडल कमीशन, तो 7 अगस्त 1990 को लगा। तुरंत इंदिरा साहनी जो अपर कास्ट थी वो कोर्ट चली गई और वो 2 साल से ज्यादा लटकता रहा। 9 जजेस की बेंच में जजमेंट आया, तब जाके वो 93 में लागू हो पाया। लेकिन याद रखिए, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, याद रखिएगा, बिना मांग के लागू हुआ। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिना मांग के लागू हुआ 19 जनवरी 2019 को। और याद रखिए कि झारखंड का मैं एग्जांपल देता हूं। आपने अपने थंबनेल में लिख रखा है झारखंड में 10% आबादी नहीं है अपर कास्ट, और वहां 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू है। तो प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा धनंजय जी कि इस देश में एक ओबीसी कमीशन है। उसके जो चेयरपर्सन है हंसराज अहीर, वो यहाँ से, जहां मैं बैठा हूं, यहाँ से मुश्किल से कुछ दूरी पे चंद्रपुर के हैं। और आपको मालूम है बहुत लंबे समय से उस कमीशन के आयोग के मेंबर्स का पूरा मैंने मैक्सिमम सीटें खाली हैं। और उन्होंने किया क्या ओबीसी के लिए? बस उन्होंने उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी है, लेकिन उसके पंख काट दिए। भाई आप मेंबर अपॉइंट नहीं करोगे, सुनवाई हो नहीं रही है, केसेस लंबे पड़े हुए हैं। और जातिगत जनगणना की मांग हो रही है धनंजय जी, केवल ओबीसी के लिए। अंग्रेज ओबीसी को गिनते थे, लेकिन हमारे जो ये भूरे अंग्रेज आए, उन्होंने आज तक वो जो सबसे प्रोग्रेसिव कदम तो ये है ना धनंजय जी, कोई भी इस देश में गैर वाजिब, जो भी सही और सच्चा नागरिक है, वो इलिजिटिमेट, जो उसका हिस्सा बनता नहीं है, वो लेना नहीं चाहता है। लेकिन जो बनता है उसका उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक राज्य को इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो उसका हिस्सा बनता है उसको देना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टेट फेलियर है। एक तो इस देश में अब ये हाई टाइम है कि 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। कोई भी किसी वर्ग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और आप खड़ा करके लड़ा के, जैसे कर क्या रहे हैं ये कि इनकी देखिए, जैसे महाराष्ट्र में जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि इन्होंने बांट रखा है। बांटने का तरीका इनका कई है, लेकिन ओबीसी की जो बात क्लेम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको बताना होगा कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या काम किया है। आपने लेटरल एंट्री लाई, ओबीसी का फायदा हुआ? आपने जो पद, जो सरकारी नौकरियां थी, जो सरकारी कंपनियां थी, उनको खत्म कर दिया, ओबीसी का फायदा हुआ? उससे नौकरियां कम हुई, ओबीसी का फायदा हुआ? मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन है, 40 रिकमेंडेशन है, केवल 2 लागू हुई हैं। आपने वो प्राइवेट सेक्टर में लागू किया? नहीं लागू किया है। और आपने क्या बच्चों के जो हॉस्टल का क्या उसमें रिकमेंडेशन, उसको आपने लागू किया है? मंडल कमीशन पे कोई बात की है आपने? नहीं की है। तो ओबीसी, अब इस देश की जनता को तय करना है कि वो किस तरह के ओबीसी हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है। और मैं आपको बताता चलूं कि ओबीसी की स्थिति यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र जो है, वहां पे एक समीकरण बना था माधव का, जम्मू जी जानते होंगे, माली, धनगर और वंजारा का। तो उसमें मसला ये था कि इन जातियों को अप्रोप्रिएट करने के लिए, मतलब कि बीजेपी की नैरेटिव में मिलाने के लिए इन्होंने बहुत कल्चरल प्रयास किए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये महाराष्ट्र जो जमीन है ना महात्मा फुले की, वहां भी बीजेपी ने अपने जो प्रचार तंत्र है, जो उसका कानाफूसी करने वाला तंत्र है, लोगों को बहकाने वाला, उससे अपने उनको घेरे में लेकर
बहुत हद तक मतलब कि माली समाज भी अच्छा खासा वोटर है उनका। सैनी समाज जिस तरह से हरियाणा में जिनका उस तरह से उसको अपना अप्रोप्रिएट कर लिया है, महात्मा फुले उसी समाज से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये उनकी स्ट्रेंथ है। और ओबीसी में जो उनका पेनिट्रेशन है वो एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण उनका मतलब अभी स्ट्रेंथ है। जैसे 2-3 चीजें हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक तो इनकी लाड़की बहन योजना जो है वो, और दूसरा जो है इन्होंने जो बर्तन बांटे हैं वो, और तीसरा जो इन्होंने कई उम्मीदवार जहां पे ये कमजोर हैं और जिस जाति का मजबूत उम्मीदवार है उसके खिलाफ इन्होंने कई उम्मीदवार उतार दिए हैं ताकि वो वोट काटे बटे और ये इनका कैंडिडेट जो है वो जीते। कई स्ट्रेटेजी पे ये काम कर रहे हैं, इतनी आसान लड़ाई नहीं है। और दूसरा जो कांग्रेस का दल है या एमबीए है मैंने बहुजन महाविकास आघाड़ी, क्षमा करिएगा, महाविकास आघाड़ी, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोटों में उसको पेनिट्रेट करने का एक लंबा काम करना था, जहां वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। उसको इस पे जोरदार ढंग से अभी भी चुनाव है, जितना वो काम कर सकता है, जितना भी डेंट अपना कम कर सकता है, जितना भी वो मैनेजमेंट कर सकता है उसको करना चाहिए। क्योंकि ये जो ओबीसी है यही सबसे कमजोर कड़ी है। और ओबीसी संयोग से रिजर्वेशन के मसले को लेकर वो ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर वो बहुत नाराज है बीजेपी से। और ये अगर ये इसको एमवीए क्षमा करेगा महाविकास आघाड़ी जो है, अगर वो इसको कहीं ना कहीं सेट कर लेती है तो मामला अच्छा बन सकता है। मामला बहुत कांटे का, इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में। यही मामला झारखंड में जो आंकड़े हैं, जो 2024 जून में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 150-51 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी, 128 पर महायुति थी। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि मशीनरी से भी चुनाव है। आपको बता दूं, आप तो जानते ही हैं, बताना क्या है, आप महाराष्ट्र में मुझसे ज्यादा जानते हैं। 1,83,00,000 महिलाओं को सारे फंड को रोक के और लड़की बहना योजना का पैसा बांटा गया है। और देखिए ये बहुत होशियार लोग हैं, एकदम ठीक समय पर पैसा रिलीज करते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि है, जब वोटिंग होने वाली होगी उससे कुछ दिन पहले, और फिर उनके काडर जाके पूछते हैं संघ के लोग, कह रहे पैसा आ गया अकाउंट में। तो एक इंप्रेशन की जैसे कि आपको दिया गया तो आपको भी याद रखना है।